बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारे साथ BSc 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उसका यूनिट 7 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड थेरापेटिक इंटरवेंशन। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड थेरापेटिक इंटरवेंशन के 6 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं। उस 6 ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा एंजाइटी डिसऑर्डर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने समझना होगा कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी हमारे साथ नॉर्मल भी होती है और एबनॉर्मल भी होती है। नॉर्मल एंजाइटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है, जो कि किसी भी इशू के अगेंस्ट आप लोग को क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, ठीक है, आप लोगों को घबराहट फील हो रहा है। एंजाइटी मतलब कि घबराहट फील हो रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम के दिनों में, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, हर किसी को होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी भी है कि हर किसी को टेंशन हो अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम जो है ना उसके लिए काम करे, उसके लिए वर्क करे, हार्ड वर्क करे, ठीक है, और एग्ज़ाम अच्छा कर दे। तो ये एक नॉर्मल एंजाइटी है, हर किसी को होती है। और एबनॉर्मल एंजाइटी वो होती है जो कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप लोग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, मतलब अपने नॉर्मल टाइम से प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आप जो है ना एंजाइटी शो करे, घबराहट फील करे, ठीक है। तो ये हमारे साथ फिर क्या होती है, ये जो है ना ये एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आपने बहुत ज़्यादा काम भी किया है, हार्ड वर्किंग भी की है, ठीक है, और 3 महीने पहले एग्ज़ाम से पहले आप जो है ना एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन आपको फील हो जाता है, टेंशन हो जाता है, वरी हो जाती है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। जो वर्स्ट फीलिंग है वो आपको आ रहे हैं, वर्स्ट थिंकिंग आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को फिर हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, जो कि एबनॉर्मल फीलिंग्स होती है, एबनॉर्मल टेंशन होता है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो लिखा गया है कि एंजाइटी डिसऑर्डर DSM 5th एडिशन का क्या मतलब है। ये हमारे साथ एक बुक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। और ये बुक APA यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पेश किया है। इसका जो नया 5th एडिशन आया है तो वो हमारे कोर्स ग्रेड में मौजूद है, ठीक है। उस कोर्स ग्रेड के मुताबिक आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर DSM 5th एडिशन के बुक से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखा गया है कि जितनी भी हमारे साथ जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो उसकी जितनी भी डायग्नोसिंग है वो बहुत इजीली हम इसी बुक के ज़रिए से कर सकते हैं। यानी जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है ना, तो इस बुक के ज़रिए से हम बहुत जल्दी से, बहुत इजी तरीके से जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर है, इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। अब एंजाइटी क्या है, एंजाइटी का डेफिनेशन लिख लें। The subjective feeling of apprehension, tension and worry associated with psychological and physiological symptoms। अब यहाँ पे लिखा गया है कि ये हमारे साथ सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है, ठीक है। किसी भी काम के लिए जब आप टेंशन लेते हैं, वरी करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उसके बेस पे फिर हमारे साथ बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एंड बहुत ज़्यादा जो फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल सिम्टम्स है वो अपेयर हो जाती है, ठीक है। अगर हम फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो फिज़िकल सिम्टम में हार्ट बीट जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको फील हो रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाता है। स्वीटिंग जो है ना, यानी पसीना आना बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हाथ वगैरह है, हाथ एंड फुट्स है, वो शेकिंग लाइक मोमेंट, ट्रेमर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो हो जाती है। इसके साथ साथ जो हैंड एंड फुट्स है ना वो कूल हो जाते हैं, ठीक। इसके साथ साथ फिर डायरिया भी हो सकती है, ठीक है। अगर किसी को एंजाइटी हो जाती है ना तो उसको डायरिया भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करना, तो ये भी हमारे साथ फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं एंजाइटी के। अब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल सिम्टम में ओवर थिंकिंग हो गया, ठीक है, एक्सेसिव वरी हो गया। इसके साथ साथ एनी टाइम बेचैन रहना, आपको कभी भी सुकून नहीं आता, ठीक है, बेचैन रहता है, अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ हो गए साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। चलते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो एंजाइटी हो गई। अब एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर हमारे साथ वो स्टेट होता है जिसमें जो
एंजाइटी है ना वो प्रोलॉन्ग टाइम की हो जाती है, मतलब अपने नॉर्मल लेवल से वो प्रोलॉन्ग टाइम में चला जाता है। जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रेस ले रहे हैं ना तो वो अपने नॉर्मल टाइम से प्रोलॉन्ग टाइम का हो जाता है। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि हम एग्ज़ाम के लिए बहुत हार्ड वर्किंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी 3-4 महीने पहले ही एग्ज़ाम के लिए टेंशन स्टार्ट कर देते हैं कि 4 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, जबकि आपको सारा सबक याद हो, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग जो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो इसी को हम फिर एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी ये एंजाइटी अब डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन लिख ले कि व्हेन द स्टेट ऑफ एंजाइटी इज विदाउट एनी जस्टिफाइबल एंड रेशनल रिएक्शन, इंटेंसिटी डिसप्रोपोर्शन और इट्स रिएक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड बियॉन्ड द लेवल टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। अगर इसका जो किसी भी इंसान का अगर किसी काम के लिए, किसी भी स्ट्रेस वाली काम के लिए उसका जो फीलिंग है, उसका जो रिएक्शन है, जो एंजाइटी है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो वो ही एंजाइटी पर कन्वर्ट हो जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर में, ठीक है। तो इसी चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं अकॉर्डिंग टू DSM 5th एडिशन। लिखा गया है कि बेस्ड ऑन द करंट DSM 5th एडिशन 9 मेंटल डिसऑर्डर अंडर एंजाइटी कैटेगरी। अगर हम एंजाइटी कैटेगरी को DSM 5th एडिशन के बेस पे पढ़ेंगे तो उसके बेस पे हमारे साथ एंजाइटी की कैटेगरी में 9 मेंटल डिसऑर्डर आते हैं, ठीक है। उस 9 मेंटल डिसऑर्डर को एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो उससे सेपरेट होना, उस दौरान जब आपको घबराहट फील हो रही है और वो घबराहट एबनॉर्मल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेलेक्टिव मोटिज्म मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आपको चुप लग जाना। स्पेसिफिक फोबिया, किसी स्पेसिफिक काम के लिए आपको फोबिया मतलब डर महसूस होना, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज़ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल छिपकली हो गई, ठीक है। तो जब आप छिपकली को देखते हो तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो इसके लिए आपको फोबिया महसूस होना। हालांकि आपको स्नैक से इतना डर नहीं लगता जितने छिपकली से लगता है, ठीक है। तो उस दौरान ये क्या हो गई, ये हमारे साथ एक स्पेसिफिक फोबिया हो गई। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी मतलब कि सोसाइटी में किसी भी ज़्यादा लोगों में आपको डर लगता है, ठीक है, ज़्यादा हुजूम से आपको डर लगना, किसी फंक्शन से आपको डर लगना। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक मतलब कि घबराहट महसूस करना, ठीक है। तो जब किसी भी पैनिक अटैक आते हैं ना, तो पैनिक अटैक हमारे साथ क्या होती है, जब आप किसी अच्छा स्टूडेंट्स, पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक। पैनिक डिसऑर्डर क्या होती है, पैनिक कहते हैं घबराहट को। जब आपको किसी सिचुएशन के लिए या विदाउट एनी रीज़न आपको क्या हो जाता है, ऐसे फीलिंग्स आ जाते हैं कि आपके अंदर एक फियर सा महसूस हो जाता है, ठीक है, या आपके अंदर जो है ना इम्पेंडिंग डूम हो जाती है। इम्पेंडिंग डूम का मतलब है कि मतलब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, ऐसे सोचना। किसी भी टाइम आपको अगर ऐसी घबराहट महसूस हो जाती है तो इसी चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, पैनिक अटैक कहते हैं। अगर ये पैनिक अटैक आपको महीने में 4 बार या 4 से ज़्यादा बार आ जाते हैं तो फिर उसको हम एक्यूट पैनिक अटैक कहते हैं। एगोराफोबिया, एगोरा जो है ना ये हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, एगोरा का मतलब है ओपन प्लेस, ठीक है। किसी भी ओपन प्लेस में या क्लोज प्लेस में या मार्केट प्लेस में, ठीक है, आपको एंजाइटी फील होना, ठीक है, आपको डिप्रेशन फील होना। और ये एगोरा तब होती है जब आपको एक बार पैनिक अटैक आता हो, ठीक है, आ गया हो। अगर पैनिक अटैक आ गया हो तो उसके बाद आपको एगोराफोबिया होगा। मतलब आप सोच रहे होंगे कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पैनिक अटैक आ जाए दोबारा से, ठीक है, और मेरे साथ कोई अपना ना हो, ठीक है, कोई हेल्प करने के लिए ना हो, तो उस दौरान आपको एगोराफोबिया हो जाती है, ठीक है, यानी आपको क्लोज्ड एरिया या ओपन एरिया से फिर डर लगना शुरू हो जाती है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हमारे साथ वो डिसऑर्डर होती है, इसको हम फ्री प्लॉटिंग एंजाइटी भी कहते हैं। प्री प्लॉटिंग एंजाइटी मतलब कि आपको हर टाइम परेशानी होती है, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती और दूसरा आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आप एक मेडिकेशन को स्टार्ट कर ले, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि अगर मैंने ये मेडिकेशन नहीं लिया, ठीक है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी उसको
फिर आप ख़त्म नहीं कर सकते उस मेडिकेशन को जब आप नहीं लेंगे ना अपने टाइम से। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट हो गया, ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादातर ये टेंशन हो जाती है कि मतलब अगर मैंने डायबिटिक का एक कोर्स जो है ना वो मिस किया तो उसके बाद मुझे जो मेरी जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये एंजाइटी होना, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस डोज को ओवर डोज कर लूँ, ठीक है, और मुझे कोई टॉक्सिन वगैरह जो है ना वो मेरे ब्लड में आ जाए, या मुझे कोई टॉक्सिक इफेक्ट जो है ना वो हो जाए, एडवर्स इफेक्ट हो जाए, उसकी वजह से मैं मर भी सकता हूँ। तो ये सब सोचना। एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन का मतलब ये है कि जब आपको कोई अनदर मेडिकल कंडीशन हो, ठीक है, और उसके लिए आप जो है ना बहुत एंजाइटिक हो जाते हैं, मतलब आप उसके लिए परेशान हो जाते हैं कि मुझे जो है ना ये बीमारी है, ये तो क्रॉनिक बीमारी है, या अब सारी उम्र के लिए होगी, ठीक है, इसका मेडिकेशन लेना पड़ेगा, ये वो वगैरह, तो या उसके जो साइन एंड सिम्टम है वो आ जाते हैं, तो आप जो है ना बहुत एंजाइटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में चले जाते हैं। तो इसको हम फिर एंजाइटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन कहते हैं। तो अब एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लिखा गया है कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया भी कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हमारे साथ वो फॉर्म ऑफ एंजाइटी होती है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन के नेम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका क्या मतलब है। यानी जब आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, और उसके बाद आपको हमेशा मुसलसल परसिस्टेंस आपको यही फियर होता है, यही डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ मुझसे दूर चला जाए, ये इंसान मुझसे दूर हो जाए, ठीक है, या मैं इससे गुम हो जाऊँ, या मैं किडनैप हो जाऊँ, या मैं अगर घर से बाहर निकलूँ और ये लॉस हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ का बार बार परसिस्टेंस के साथ आपको एंजाइटी होना, ये हमारे साथ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि द इंडिविजुअल इज़ फेयरफुल are anxious about separation from attachment figure to a degree that is developmentally inappropriate। लिखा गया है कि क्या होता है कि इसमें हमारे साथ जो इंडिविजुअल है, जो एक इंसान है, ठीक है, और उसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ हो जाता है, गहरा अटैचमेंट हो जाता है अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने बाप से, जो भी हो, ठीक है, उसका जो लवेबल पर्सन होता है, तो वो हमेशा इसी सोच में रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ मुझसे जुदा हो जाए, ठीक है। और जब आप को सेपरेशन का फियर हो और वो परसिस्टेंसी के साथ हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बार बार आ रहा हो ये चीज़ आपको, तो ये हमारे साथ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है ये ज़्यादातर बच्चों में होती है, लेकिन कभी कभार ये इनअप्रोप्रिएट भी हो जाती है, जैसे कि बड़ों में भी हो जाती है, ठीक है। और जब बड़ों में हो जाए तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये हमारे साथ सीवियर एंजाइटी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। फर्दर लिखा गया है कि क्या होता है कि देयर इज़ परसिस्टेंट फियर और एंजाइटी अबाउट हार्म कमिंग टू अटैच्ड फिगर एंड इवेंट दैट could lead to loss or of our separation from attachment figure and reduced to go away from attachment figure, ठीक है। लिखा गया है कि क्या होता है कि ये बार बार यही सोचते रहते हैं, ठीक है, इसको बार बार यही चीज़ जो है ना सोच में आते हैं, यही ओवर थिंकिंग हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर से बाहर निकलूँ, या मैं स्कूल चला जाऊँ, ठीक है, या मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ मैं अपने लवेबल पर्सन के साथ मौजूद ना हो, और ऐसा ना हो कि जब मैं घर वापस आ जाऊँ तो ये ना हो, ये किडनैप हो गया हो, ठीक है, या ये जो है ना ये हमारे या इसकी डेथ हो गई हो, या ये बीमार पड़ गया हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का बार बार सोचना, बार बार परेशान होना, होम सेपरेशन होना, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सेपरेशन एंजाइटी में आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से फिर जो बच्चा होता है वो स्कूल भी नहीं जाता, ठीक है, स्कूल से रिफ्यूज़ल कर देता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे किसी और जगह पे नहीं जाना है, ठीक है, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है, बस अपने लवेबल पर्सन के साथ, अपने जो घर वाले हैं, अपने जो भी जिसका भी उसके साथ अटैचमेंट हो, ठीक है, तो उसके साथ रहना है, ठीक है। और ये क्यों होती है? ड्यू टू फियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन की फियर की वजह से। ज़्यादातर बच्चों में जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है ना, तो फिर बच्चा जो है ना वो स्लीप भी नहीं करता। क्यों स्लीप नहीं करता? मतलब स्लीप से वो रिफ्यूज़ल कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको नाइटमेयर्स आते हैं। नाइटमेयर ऐसे आते हैं कि उसको ख्वाब में आ जाते हैं कि जो लवेबल पर्सन है वो उससे दूर हो गया है, या उसकी डेथ हो गई है, या वो जो है ना गुम गया है, किडनैप हो गया है, ठीक है। तो हमेशा
उसके जहन पे यही चीज़ सवार रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे जो लवेबल पर्सन है वो क्या हो जाए, वो गुम जाए या वो लॉस हो जाए। ठीक है। Although the symptoms often develop in childhood, ये सिम्टम जो है ना चाइल्डहुड में आती है और कभी कभार ये एडल्टहुड में भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि जो बच्चे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये 4 वीक्स तक होते हैं। ठीक है। मतलब 4 वीक्स तक अगर हमारे साथ ये एंजाइटी हो, जो सेपरेशन एंजाइटी हो, तो ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है। और बड़ों में ये ज़्यादातर 6 मंथ तक होती है। मोस्टली बड़ों में जो है ना ये 6 मंथ तक होती है। ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। स्टूडेंट्स, अमेरिकन साइकोटिक जो एसोसिएशन है उसके मुताबिक चिल्ड्रंस में ये 4% प्रेजेंट है। ठीक है। यानी ये जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है ये 4% प्रेजेंट है, जबकि बड़ों में एडल्ट में यूएस में जो रिसर्च हो गई है, ठीक है, तो यूएस में ये 1.6% एडल्ट में मौजूद है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब बच्चों को या बड़ों को जो है ना सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है क्लिनिकली थ्रू पे। जब किसी बंदे का जो सिग्निफिकेंट वर्क है, ठीक है, किसी बंदे का जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, जैसे कि एकेडमिक वर्क हो गया, जैसे कि ऑक्यूपेशनल वर्क हो गया, या अदर इम्पॉर्टेंट एरिया पे जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो अगर वो उसे मिस कर रहा है ड्यू टू इसी फियर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इंसान है, ये जो लवेबल पर्सन है, ये मुझसे गुम जाए या इसकी डेथ हो जाए या ये बीमार पड़ जाए, ठीक है, तो इसके बारे में जब आपको पता चल जाता है कि इसकी एकेडमिक, इसकी ऑक्यूपेशनल या अदर इम्पॉर्टेंट वर्क जो है ना वो इस वजह से डिस्टर्ब है, ठीक है, उसकी वजह से इम्पेयर्ड है, तो ये हमारे साथ क्लिनिकली डायग्नोस कर दी थी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। चलते हैं दूसरे डिसऑर्डर की तरफ जो कि है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होती है? सेलेक्टिव म्यूटिज्म असल में ये होती है कि किसी खास इवेंट पे आपको चुप लग जाना। ठीक है। यानी जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे जो है ना, ये ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बच्चों का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है। कि जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो रही है तो वहाँ पे आपको मुसलसल बोले जा रहे हो। ठीक है। वहाँ पे आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात भी कर रहे होते हैं, स्पीक कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो और अनफेमिलियर लोग हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है ना बातें सही से नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको चुप लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म। लिखा गया है कि इन करेक्टराइज्ड बाय अ कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन सोशल सिचुएशन इन विच देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन टू स्पीक। ठीक है। जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन हो कि ये बच्चा जो है ना ये यहाँ पे बोलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया, क्लासरूम हो गया, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, और वहाँ पे वो बच्चा जो है ना वो बिल्कुल चुप हो जाता है। ठीक है। उसको चुप लग जाता है। क्यों चुप लग जाता है? उसको बार बार यही सोचे आते हैं, यही ओवर थिंकिंग हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बोलूँ और ये लोग मेरे ऊपर जो है ना हंस पड़े, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाए, ठीक है, तो इस वजह से इन बच्चों को चुप लग जाता है, और जब उसको चुप लग जाता है तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, सेलेक्टिव म्यूटिज्म है। ठीक है। लिखा गया है कि इवन दो द इंडिविजुअल स्पीक इन द अदर सिचुएशन में बच्चा जो है ना वो बोल रहा है, ठीक है, मतलब अपने फेमिलियर लोगों से वो बोल सकता है, अपने घर में वो बोल सकता है, लेकिन कहीं ऐसी सोशल सिचुएशन जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ है या स्कूल के में किसी और के साथ है, तो वहाँ पे वो जो है ना नॉन वर्बली एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बोल नहीं रहा है। नॉन वर्बली का मतलब यह है कि जब उससे कुछ पूछता है तो वो सर हिलाने में या फिंगर्स के ज़रिए से अपना जवाब दे देता है। द फेलियर टू स्पीक हैज़ सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस ऑन अटैचमेंट एंड अचीवमेंट इन एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल सेटिंग और अदरवाइज इंटरफेयर्स विद नॉर्मल सोशल कम्युनिकेशन। क्या होता है कि ये बंदा जो है ना ये ज़्यादातर जो एकेडमिक अचीवमेंट है, ठीक है, या किसी ऑक्यूपेशनल सेटिंग में या किसी सोशल सेटिंग में वहाँ पे ये चुप रहता है, वहाँ पे वो बोल नहीं सकता, लेकिन अदरवाइज़ जो इसका नॉर्मल सोशल लाइफ है तो वहाँ पे वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने फेमिलियर लोगों से। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ठीक है। यानी चुप लग जाना। और ये ज़्यादातर स्कूल एज में होती है, यानी 4 to 5 एज के जो बच्चे होते हैं ना, तो ये उन लोगों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो फेमिलियर लोग हैं उन लोगों के साथ वो स्पीक कर सकता है, लेकिन जो अनफेमिलियर है कांट स्पीक विद अनफेमिलियर लोग। ठीक है।
अच्छा, इसके काजेज़ क्या है? इसके काजेज़ मेनली ज़्यादातर जब आप इस तरह के बच्चे देखेंगे ना, तो उसकी मेनली काजेज़ क्या होती है? चाइल्डहुड एब्यूज़ होती है, ठीक है, ट्रॉमा होती है, किसी खास ट्रॉमा की वजह से बच्चों में सेलेक्टिव मोटिज़म हो जाती है, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी एक तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी एक काज है जिसकी वजह से सेलेक्टिव मोटिज़म हो गई है, बल्कि डिफरेंट काजेज़ भी हो सकती हैं, और इसको हम कोपिंग के ज़रिए से क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे इस बच्चों को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया यानी किसी खास चीज़ से डर लगना, ठीक है। फोबिया किस चीज़ को कहते हैं? डर लगना। तो स्पेसिफिक एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर रिएक्शन थ्रू समथिंग स्पेसिफिक, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर रिएक्शन थ्रू समथिंग स्पेसिफिक इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोबिया। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, ऑब्जेक्ट या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जब आप बहुत इरेशनल एंड एक्सेसिव फियर जो है ना उसको जाहिर कर देते हैं, फियर रिएक्शन कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। लिखा गया है कि इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक फोबिया आर fearful, are anxious about, are avoidant of circumscribed objective or situation। ऐसा होता है कि इंडिविजुअल को इतना डर लगता है किसी स्पेसिफिक चीज़ से या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से कि वहाँ पे वो फिर गुजरने की भी कोशिश नहीं करता, ठीक है। मतलब वो इतना एंशियस हो जाता है, इतना एंजाइटिक हो जाता है कि वो बहुत एक्सेसिव एंड इरेशनल रिएक्शन जो है ना वो शो कर देता है, ठीक है। तो ये फियर जो है ना ये भी किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हो सकती है। अ स्पेसिफिक कॉग्निटिव आइडिएशन इज नॉट फीचर्स इन दिस डिसऑर्डर एज इट इज इन अदर anxiety disorder. The fear, anxiety, or avoidance is almost always immediately induced by the phobic situation to the degree that the persistence in out of proportion to the actual risk posed. The various type of specific phobia, animal, natural, environment, flood, injection, इंजरी सिचुएशन एंड अदर सिचुएशन। क्या होता है कि इंसान को इतना डर लग जाता है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बेस पे, ठीक है, कि वो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, और वो स्पेसिफिक चीज़ जो है ना कोई भी एनिमल हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकती है, नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकती है, ब्लड हो सकता है, इंजेक्शन हो सकती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है, या ब्लड इंजेक्शन इंजरी हो सकती है, इसके साथ साथ सिचुएशन भी हो सकते हैं, या अदर सिचुएशनल या अदर सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक फोबिया के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोसोफोबिया हो गई। ग्लोसोफोबिया कोई ऐसा होता है जिसको परफॉर्मेंस से डर लगता है, ठीक है, परफॉर्मेंस एंजाइटी इसको हम कह सकते हैं, यानी वो स्टेज पे जाएगा तो उसको एंजाइटी फील हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ किसी भी परफॉर्मेंस से उसको डर लगता है, वो अपने आप के साथ जो है ना गाना भी गा सकता है, डांस भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन लोगों के सामने वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस एंजाइटी, ग्लोसोफोबिया। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होती है? एक्रोफोबिया यानी कि जो हाई जगह होती है ना, यानी पहाड़ हो गया, ऊपर जगह हो गए, ऊपर छत हो गया, ठीक है, तो हाई जगह से डर लगना, ये हमारे साथ क्या होती है? ये होती है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में वर्टिग हो सकती है, ठीक है, डिजीनेस वगैरह फील होना, तो ये एक्रोफोबिया की साइन एंड सिम्टम है। फिर क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया यानी किसी क्लोज एरिया से डर लगना, जैसे कि एलिवेटर हो गया, एलिवेटर में जाने से डर लग गया, ये क्लोज्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अच्छा, एवियोफोबिया यानी फ्लाइंग से डर लगना, ठीक है, जहाज़ से डर लगना, ऊपर उड़ने से डर लगना। डेंटोफोबिया मतलब जब आप किसी डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं ना, और वो ये सिचुएशनल हो गई, जैसे कि आप डेंटल प्रोसीजर कर रहे हो, वहाँ पे आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है ना, तो उसके बाद उस इंजरी के बाद जब भी आप आपके सामने कोई डेंटल प्रोसीजर की बात कर रहे हो, या आप जो है ना किसी दूसरे डेंटल प्रोसीजर के लिए जो है ना जा रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान आपको फियर हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेंटल प्रोसीजर फियर या डेंटोफोबिया। एरेकोफोबिया मतलब कि जो स्पाइडर है उससे डर लगना, ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं, इस पिक्चर में हमें दिखाया है कि ये एरेकोफोबिया है, ठीक है, स्पाइडर से उसे डर लगता है।
अच्छा, हीमोफोबिया, हीमो मतलब कि ब्लड, ठीक है, तो ब्लड से डर लगना या ब्लड इंजरी से डर लगना। साइनोफोबिया, साइनोफोबिया मतलब साइनो का मतलब है डॉग्स, ठीक है, तो डॉग्स से डर लगना। निक्टोफोबिया, निक्टो यानी नाइट टाइम से डर लगना, जैसे कि नाइट मेयर से डर लगना, ठीक है, या नाइट के अंधेरे से डर लगना, तो ये हमारे साथ निक्टोफोबिया हो गई, ठीक है। इसकी साइन एंड सिम्टम क्या होती है? जब भी आपको फोबिया महसूस होती है ना, तो उस दौरान आपका जो माउथ है ना वो क्राई माउथ जैसा हो जाता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि ये इंसान को डर लग रहा है, ठीक है। आप जो है ना कुछ बोल नहीं सकते, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, इसके साथ साथ ऑफसेट स्टमक वगैरह, ये सब जो है ना ये हमारे साथ स्पेसिफिक फोबिया की साइन एंड सिम्टम हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होती है? जब आप किसी के सामने खाना नहीं खा सकते, खाना पीना बात करना ये सब जो है ना आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि दूसरा बंदा जो है ना वो मुझे बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और अगर मैं ऐसा कर लूँ, ये खाना पीना वगैरह मैं इसके सामने कर लूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है ना मेरे बारे में नेगेटिव जो है ना नेगेटिव थॉट्स करेंगे, नेगेटिव मतलब नेगेटिवली सोचेगा, ठीक है, ये मुझ पे बातें करेंगे, मुझ पे बातें बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब जब आपको फील हो रहा है तो इसको हम कहते हैं SAD यानी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो लिखा गया है कि द इंडिविजुअल इज फेयरफुल और एंशियस अबाउट आर अवॉइडेंट of social interaction and situation that involve the possibility of being scrutinized। scrutinized का क्या मतलब? scrutinized मतलब कि छानबीन करना। तो एक इंसान है, जो एक इंडिविजुअल है, उसे ज़्यादातर जो बाहर लोग है, सोसाइटी है, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में या किसी फंक्शन में आपको लोगों से डर लगना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनके सामने जो है ना खाना पीना नहीं खा सकते, ठीक है, या पी नहीं सकते या बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं कुछ भूलूँ या खाना गलत तरीके से खाऊँ, ठीक है, या गलत तरीके से पानी पीऊँ, तो ये लोग जो है ना मेरे ऊपर हंस भी सकते हैं, मेरी बेइज्जती भी हो सकती है, मेरी तौहीन भी हो सकती है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि दीज इंक्लूड सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में इसमें आते हैं जैसे कि सच एज मीटिंग अनफेमिलियर पीपल से मिलना जुलना, ठीक है। ये आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो एक बंदा है ये बिल्कुल अकेले खड़ा है, ठीक है, और ये बाकी कितने गपशप वगैरह जो नॉर्मल बातें वगैरह है वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा है ये क्या है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब कि ऐसे फील हो रहा है कि अगर मैं इन लोगों के साथ मिलजुल कर गप वगैरह लगाऊँ, ठीक है, तो ये मेरे ऊपर हंस सकते हैं, ठीक है, मेरी तौहीन मेरी बेइज्जती हो सकती है। तो इस दौरान हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोसाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर। किसी से अच्छे तरीके से मिल नहीं सकता ये इंसान। सिचुएशन इज विच द इंडिविजुअल मे बी ऑब्जर्व eating or drinking and situation in which the individual perform in front of other, ठीक है, किसी दूसरों के सामने जो है ना परफॉर्म करना या किसी दूसरों के सामने खाना पीना करना, ठीक है, तो इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि दूसरे जो है ना ये मुझे ऑब्जर्व करेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे ऊपर बातें करेंगे, ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ना तो खाना सही से खा सकता है, ना सही से किसी से मिल सकता है, ना किसी के सामने अनफेमिलियर लोगों के साथ परफॉर्म कर सकता है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सिचुएशनल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। द कॉग्निटिव आइडिएशन इज बीइंग नेगेटिवली इवैल्यूएटेड बाय अदर बाय बीइंग एम्बैरेस्ड, ह्यूमिलिएटेड आर रिजेक्टेड ऑफ आर ऑफरिंग अदर्स, ठीक है। लिखा गया है कि क्या होता है ऑफेंडिंग अदर। ऑफेंडिंग अदर मतलब तौहीन करना, ऑफेंडिंग मतलब तौहीन करना, ठीक है। तो ये किसी के सामने अपने आइडिया जो है ना उसको भी पेश नहीं कर सकता, अपना सोच भी किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि इसे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये लोग जो है ना ये मेरी बात को नेगेटिव ले लेगा, ठीक है, इसको बार बार नेगेटिवली फीलिंग आते हैं, नेगेटिवली सोच आते हैं, नेगेटिवली थिंकिंग ये करता है, ठीक है, और ये कह रहा है कि मेरा तौहीन, मैं एम्बेरस्ड हो जाऊँगा, मेरा तौहीन हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, तो इस वजह से ये दूसरों के सामने बातचीत वगैरह नहीं कर सकता, ना अपनी आइडिया किसी से शेयर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक डिसऑर्डर क्या होती है? तो पैनिक डिसऑर्डर का असल मतलब क्या है? पैनिक डिसऑर्डर को हम इम्पेंडिंग डूम भी कह सकते हैं। इम्पेंडिंग डूम मतलब कि क्या होना, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का बार बार सोचना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इम्पेंडिंग डूम, ठीक है, ये आप लोग लिख लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज हो सकता है। तो जो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी
किसी भी सिचुएशन में जब आपको या आप जो है ना अकेले बैठे हैं और बार बार ये सोचना कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, ठीक है, और ये जो है ना ये एंजाइटी अटैक जो है ना ये 30 to 60 मिनट तक होता है, फिर आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो 30 to 60 मिनट के लिए आप जब एंजाइटी हो जाते हैं, जब पैनिक हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, आपका हार्ट बीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, पसीने आना, ठीक है, ऐसा फील होना कि मतलब मैं जो है ना मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, या मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, या मैं फेल होने वाला हूँ, ठीक है, बार बार यही सोचना, ठीक है, आपके जहन में यही चीज़ आ रही है और इसकी वजह से आपकी बीपी जो है ना वो भी डाउन हो सकती है, जो चेस्ट है उसमें हैवीनेस भी आ सकती है, ठीक है, आपका हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो सकता है, आपको सफोकेशन जो है ना वो सीवियर सफोकेशन फील हो सकती है, यानी सांस जो है ना वो बंद होना, जबकि आपकी सांस सही से हो रही है लेकिन आपको ऐसा महसूस होना कि मेरी सांस जो है ना वो नहीं हो रहा है, सांस मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, और इस वजह से आप जो है हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन में चले जाते हैं। जब आप हाइपर वेंटिलेशन में चले जाते हैं तो हाइपोकेप्निया भी हो सकती है। हाइपोकेप्निया यानी जो PaCO2 का लेवल है वो डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में होती है, ठीक है। तो जब आपको एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ना ये हो जाती है, लेकिन घबराहट इसी तरीके से फील हो रहा है कि मतलब आप बार बार यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, इम्पेंडिंग डूम हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर यही पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर मंथ में 4 बार आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि एक्यूट पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है ये, ठीक है, APA एक्यूट पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, ये याद रखें। और ये अगर मंथ में 1 या 2 बार आ जाए तो दिस इज़ जस्ट पैनिक अटैक, ठीक है, इसको फिर हम सिर्फ पैनिक अटैक कहेंगे। लेकिन अगर मंथ में 4 से ज़्यादा बार आ रहे हैं पैनिक अटैक तो इसको हम एक्यूट पैनिक डिसऑर्डर या एक्यूट पैनिक अटैक कहेंगे, जिसके लिए आपने फिर साइकेट्रिक के पास जाना है या अपने मेंटल इशू को किसी के सामने क्या करना है, पेश करना है, किसी भी डॉक्टर के पास, ठीक है। अच्छा, लिखा गया है कि द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक and is persistently concerned or worries about having more panic attack or change his or her behavior in maladaptive way because of the panic attack। क्या होता है कि एक इंसान ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि मतलब वो जो है ना वो एक ऐसा रिएक्शन शो करता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई उससे एक्सपेक्टेड ये नहीं करता कि ये ऐसा रिएक्शन जो है ना वो शो करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी इशू नहीं होती जितना वो उसके लिए परेशान हो जाता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो ऐसा माल एडाप्टिव बिहेवियर शो करता है जो कि उसके साथ कोई इशू भी नहीं होता, ठीक है, मतलब विदाउट एनी रीज़न जो है ना वो ऐसा बिहेवियर शो करता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, ठीक है, मेरा बीपी डाउन हो रहा है, उसके हाथ और पाँव जो है ना वो क्या कांप रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ उसको एंजाइटी वगैरह भी फील हो सकती है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है सफोकेशन, सीवियर सफोकेशन होना, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है। Example, avoidance of exercise or of unfamiliar location. Panic attacks are abrupt surges of intense fear or intense discomfort that reach a peak within minutes। देखिए कुछ मिनट्स के लिए यानी 30 to 60 मिनट्स जो है ना बहुत पीक पे चला जाता है, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक यानी बहुत ऐसा फील होता है जैसे कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। accompanied by physical एंड और कॉग्निटिव सिम्टम, ठीक है, ये हमारे साथ कॉग्निटिव और फिजिकल दोनों सिम्टम जो है ना वो जाहिर कर सकता है, जैसे कि साइकोटिक सिम्टम्स हो गए, इसके साथ साथ सांस बंद होना, ठीक है, ये जो फिजिकल बाकी जितने भी सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बताए। Limited symptom panic attack include fewer than 4 symptoms. Panic attack may be expected such as in response to typically feared object। कभी कभार ये feared object या situation की वजह से जो है ना ज़्यादातर ये panic attack हम expect कर सकते हैं कि आ सकता है, ठीक है। और कभी कभार panic attack जो है ना वो किसी भी रीज़न नहीं होता, नो अफेरेंट रीज़न होता है और पैनिक अटैक जो है ना वो आ जाता है, तो तब हम कहते हैं कि ये हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक आ गया है, मतलब कोई
उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इसी सिचुएशन में उसको पैनिक अटैक आ गया है। तो तब ये चीज़ हमारे साथ क्या होती है, ख़तरनाक होती है। आप लोगों ने फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को, इस सब्जेक्टिव को, एंजाइटी को कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।